नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा, पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक दुष्ट देश। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। कनाडा में आम चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की जीत और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर विद्यार्थी के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान सुगम बना रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में सरकार, शिक्षा समुदाय, उद्योग और नवोन्मेषक समुदाय के नेताओं के पहले रणनीतिक सम्मेलन युग्म को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विश्वविद्यालय परिसर गतिशील केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन विश्व स्तरीय ज्ञान को हर विद्यार्थी के लिए सुगम बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की क्षमता, सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आईआईटी और एम्स के सहयोग से कई मेडिटेक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि भारत भविष्य के हर तकनीक के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ की सूची में शामिल हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार मेक एआई इन इंडिया के दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। हमें एआई को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इस सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 3 क्रियाशील अनुसंधान पार्क थे और 2014 के बाद 6 अतिरिक्त पार्कों की स्थापना की गई है। आज देश में इनोवेशन, नवाचार, नई नियुक्ति की प्रक्रिया, आत्मविश्वास की ये पद्धति इसीलिए संभव हो पाई है। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, जो विशेष करके युवा पीढ़ी के मन में एक नया उत्साह भरा है। राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसंधान को, अपनी मेधा को समर्पित करना, देश को विकसित भारत बनाने के समर्पित होने का ये एक मंच बना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 21वीं सदी भारत की है। ये उत्सवमय समारोह पैगाम है कि 2020 का दशक भारत का दशक है। वो जमाना जाता रहा जब दुनिया के तथाकथित विकसित देश सफल पहल करते, प्रयोग करते और भारत में उसको अपनाया जाता। आज सफल प्रयोग भारत में किए जाते हैं और बाकी दुनिया उसका अनुसरण करती है। चाहे वो कोविड का वैक्सीन हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो क्वांटम हो। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रेरित करना और अग्रणी तकनीक में अनुसंधान से व्यवसायीकरण में तेजी लाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जोरदार तरीके से उठाया है।
साथ ही आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने संबंधी पाकिस्तानी मंत्री के कबूलनामे को भी सबके सामने रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल के एक टेलीविजन साक्षात्कार का संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस साक्षात्कार में आतंकी गुटों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराने संबंधी पाकिस्तान के इतिहास को लेकर वहां के रक्षा मंत्री के कबूलनामे को पूरी दुनिया ने सुना है। उन्होंने कहा कि इस कबूलनामे ने किसी को आश्चर्यचकित नहीं बल्कि वैश्विक आतंकवाद को भड़काने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान को एक दुष्ट देश के रूप में बेनकाब कर दिया है। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. सुश्री पटेल ने भारत के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाने और प्रचार करने में वैश्विक मंच का दुरुपयोग करने के लिए भी पाकिस्तान की निंदा की। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विश्व भर के नेताओं और सरकारों के सशक्त, स्पष्ट समर्थन और एकजुटता के प्रति भारत आभारी है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई हैं। न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और ओहायो में भारत अमेरिकी समुदाय के विभिन्न संगठनों ने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए आतंकी हमले के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी और स्पेन में आयोजित किए गए। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अलग अलग लिखे पत्रों में राष्ट्रीय एकता और संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष सत्र जल्द से जल्द आयोजित करने का आग्रह किया। श्री खड़गे ने कहा कि ऐसे समय में जब एकता और एकजुटता जरूरी है, संसद सत्र से राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति होगी। श्री गांधी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण क्षण में भारत को ये दिखाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा एकजुट खड़े हैं। उधर भाजपा ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले ये बताना चाहिए कि आतंकी हमले पर कांग्रेस का सामूहिक संकल्प क्या है। कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर, वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता सिद्धरामैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं। कांग्रेस द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए साझा की गई तस्वीर पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस महत्वपूर्ण समय में ऐसे पोस्ट के जरिए देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जो पाकिस्तान का इरादा है, मकसद है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो, और एक मजबूत संदेश देने का प्रयास करती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरापेट्रिटिस से बात की। दोनों नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ग्रीस का कड़ा रुख सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी हमारे संबंधों की गहराई को दर्शाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। उन्होंने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में तकनीकी विकास की दिशा में सहयोग करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रेरित किया। नई दिल्ली में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अवसर पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि इस क्षेत्र में विनिर्माण इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने और नए तकनीकी विचारों के साथ आने की क्षमता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेवा शुल्क नहीं लौटाने के लिए दिल्ली के 5 रेस्तरां के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लिया है। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस रेस्तरां ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क नहीं लौटाया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत इन रेस्तरां को नोटिस जारी कर सेवा शुल्क की राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी फॉलो कर सकते हैं। कनाडा में चुनाव में मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये लिबरल पार्टी के लिए एक आश्चर्यजनक बदलाव है, क्योंकि 3 महीने पहले जब कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो का स्थान नहीं लिया था, तब पार्टी चुनावों में पिछड़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्क कार्नी को कनाडा का प्रधानमंत्री चुने जाने पर और लिबरल पार्टी को जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया में श्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति दृढ़ संकल्प और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से 2025 की चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। एक रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के पहले चरण में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर, ट्रैफिक कंट्रोल और सूचना केंद्रों की व्यवस्था की है। इस बार यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी, मेडिकल टीमें और आपदा राहत दल भी तैनात किए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और आज से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गौरतलब है कि कल यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। आकाशवाणी से चारधाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण कल सुबह 10 से 11 बजे तक होगा, जबकि यमुनोत्री धाम का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण 2 मई को सुबह 6 बजे होगा, जबकि बद्रीनाथ धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 4 मई को सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा। सीधा प्रसारण आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ FM गोल्ड और आराधना चैनल के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होगा। यात्रा से जुड़ी रिपोर्ट भी कल से 4 मई तक हर दिन शाम 7:30 बजे से 7:45 तक प्रसारित की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लू चलने का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 मई से राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के उत्तर पश्चिमी भागों के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, गरज के साथ तूफान और आंधी की आशंका है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जेनामणि ने कहा कि अगले 2-3 दिन के लिए ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गांगेय क्षेत्र तथा झारखंड में मध्यम से लेकर तीव्र तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 2 मई ऑनवर्ड, तो इसी के कारण जो आंधी और डस्टर्म जैसे बोलते हैं या जो बिजली गिरना और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और गस्टी विंड वो होगा उत्तर भारत में, मेनली पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सारे जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो राजस्थान है, वहाँ भी आंधी आ सकता है। इसलिए हम लोग वार्निंग दिया है। IPL क्रिकेट में नई दिल्ली में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने कोलंबो में महिला त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में आज दक्षिण अफ्रीका को 277 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 36 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा, पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक दुष्ट देश। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। कनाडा में आम चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। IPL क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।